नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे साथ हैं सीनियर पत्रकार और पॉलिटिकल एक्सपर्ट ओमकार चौधरी सर। नमस्कार सर। दो नमस्कार बड़ी आपको भी और आपके दर्शकों को भी। दो बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट सर आज एक ही दिन में हो गई है सर। एक दिन पहले दरअसल मोदी जी ने इशारों इशारों में कहा कि फेक न्यूज बड़ी समस्या बनता जा रहा है देश के लिए। और जब मोदी जी इस प्रकार की भाषण देते हैं तो मैं बिटवीन द लाइन हमेशा पढ़ने का प्रयास करता हूं, क्योंकि 10-15 दिन बाद अप्रत्याशित रूप से वो हो जाता है जो कोई सोच के नहीं रहता है। लेकिन उससे बड़ी चीज जो है वो गुजरात में हुई है सर। पहले वहां से हम शुरू करेंगे। दर्शकों को बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के सरकार ने चुनाव का इंतजार नहीं किया है कि चुनाव होगा तो कमेटी गठित करेंगे। चुनाव होने के पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी गठित करने को मंजूरी दे दी गई। अब यह बड़ी गजब सिचुएशन है। सर से हम पूछेंगे क्या गजब की सिचुएशन आ गई है। लेकिन ये सोचिए कि आम आदमी पार्टी की नेशनल मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स का क्या होगा अगर वो गुजरात जीतने के लिए यूनिफॉर्म की सिविल कोड जो बीजेपी लेकर के आ रही है गुजरात में उसको सपोर्ट करती है। तो यही हाल कांग्रेस के लिए है। और अगर इसको सपोर्ट नहीं करती है तो गुजरात में इतना पैसा फूका, इतना मूवमेंट क्रिएट करने का प्रयास किया है, उसका क्या होगा। अब ओमकार सर कैसे देखते हैं इस खबर को? सबसे पहले गुजरात में ये तो बड़ा गजब हो गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है पहले से ही मेनली जी 3 चीजें थी जिन पर लोग नजरें गड़ाए हुए थे और काफी समय से ये देख भी रहे थे कि ये जो 3 चीजें हैं ये कब पूरी होंगी। एक, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर जिसके निर्माण का उन्होंने बड़ा लंबा आंदोलन चलाया और काफी आहुतियां भी उसमें हुई हैं, कार सेवकों जी की भी और वैसे भी। जी दूसरा था उनका कि 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से हटाएंगे, ये वादा था। जी तीसरा उनका वादा था यूनिफॉर्म सिविल कोड का। हम्म और अब लोगों की निगाहें इसी पर थी कि 2 वादे तो पूरे हो गए हैं और अब तो डेट भी आ गई है राम मंदिर की कि जनवरी 2024 में दर्शनों के लिए खोल दिया जाएगा। 370 हट गई है। अब जम्मू कश्मीर भी भारत का वैसा ही हिस्सा है जैसे अन्य राज्य हैं। तो जो तीसरी इनकी घोषणा थी, जो इन्होंने पब्लिक को बताया था कि हम समान नागरिक संहिता भी लेकर के आएंगे, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि ये कब आएगा। और बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि अखिल भारतीय स्तर पर ये बहुत संभव है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आ जाए। पर इसकी शुरुआत गुजरात चुनाव से ठीक पहले अगर वहां की गवर्नमेंट ने कर दी है तो ये अपने आप में, जैसा आपने कहा है, कि एक बड़ा फैसला है वहां की गवर्नमेंट का। और ये बड़ा फैसला इसलिए है कि कांग्रेस तो वहां कुछ खास सक्रिय दिखाई दे नहीं रही है और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों, इनके दूसरे वहां के पदाधिकारी हों या दिल्ली से जाने वाले लोग हों, वो काफी प्रयासरत थे कि जहां जहां कांग्रेस की कमजोरी दिखाई दे रही है उसे ग्रैब किया जाए, उस पूरे जितना भी उसका स्पेस खाली हो रहा है उसको हम लें। अब संकट सबसे बड़ा ये है कि अरविंद केजरीवाल गुजरात सरकार के इस स्टेप का समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे। अगर वो समर्थन करते हैं तो भी फंसेंगे, अगर विरोध करते हैं तो बहुत बुरी तरह फंसेंगे। तो ये ऐसा गले में एक हड्डी की तरह बिल्कुल एकदम अटक गया है उनकी कि ना उगलते बनेगा और ना निगलते बनेगा। अब जितना ये वहां पर बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुझे लगता है कि फंस गए हैं बहुत बुरी तरह। और बहुत सोच समझ करके मुझे लगता है कि अमित शाह के स्तर पर यह फैसला हुआ होगा कि हमें ये कर लेना चाहिए
और उसके बाद फिर इशारा मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने ये काम कर दिया। सर थोड़ा सा सिचुएशन को अलग ढंग से दर्शकों के सामने प्रेजेंट करते हैं। किसान बिल लेकर के आया और उसके पहले सीए है, देश भर में बहुत विरोध हुआ, लेकिन मैं देख रहा हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए उत्तराखंड में भी कमेटी गठित हो गई है। ये यूपी में भी बात हो रही थी, उत्तर प्रदेश में योगी ने भी कमेटी गठित करने की बात कह दी है, गोवा में भी बात हो रही थी, अब गुजरात में और इसके पहले हिमाचल में। तो क्या अब बीजेपी एक अलग तरह से इसको हैंडल करना चाहती है कि पहले एक माहौल क्रिएट करते हैं कि स्टेट बाय स्टेट जहां पे हमारी सरकारें हैं वहां इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद विरोधी भी ट्रैप हो जाएंगे और प्रदर्शनकारी भी ट्रैप हो जाएंगे, और फिर उसके बाद एक झटके में हम सेंटर से ये करेंगे? क्या है कि ये पॉलिसी या माइंडसेट नजर आ रहा है, क्योंकि एक एक स्टेट करके ये कर रहे हैं। देखिए, वो चाहते तो एक साथ पूरे देश में इसको लागू करने के लिए केंद्रीय स्तर पर व्यवस्था कर लेते, पार्लियामेंट में ले आते, कानून बना लेते। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का फैसला किया है उसी तरीके से इसका भी कर सकते थे। लेकिन अगर अगर दूसरा कोई तरीका अपनाया गया है कि राज्यों के स्तर पर कमेटियों का गठन हो, एक पूरी प्रक्रिया अपनाई जाए, सबसे बातचीत कर ली जाए, बातचीत करके, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है कि कांग्रेस को छोड़ करके और कुछ मुस्लिम परस्त पॉलिटिकल पार्टियों को छोड़ करके जो आम नागरिक है भारत का, वो तो चाहता है कि एक ही अगर कानून हो सबके लिए, एक कानून एक विधान, मतलब ये तो बहुत लंबे समय से डिमांड की जाती रही है कि आप अलग अलग धर्मों को मानने वाले, मजहबों को मानने वाले लोगों को अलग अलग उनके पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों बने, उनके अलग तौर तरीके क्यों हो, एक कानून है तो वो सब पर लागू हो। तो समान कानून बनाने की मांग बहुत लंबे समय की है। मतलब आम लोगों में, आम नागरिकों में, आम भारतीयों में पहले से ही सहमति है और वो सही इसका बात। स्वागत करेंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से इसका विरोध करती रही हैं। अब कितना विरोध कर पाएंगी, क्योंकि ये देखने माहौल माहौल पूरा चेंज हो चुका है। आज तो हाँ। हालत ये है कि राहुल गांधी भी वो सारे परिधान धारण करते हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंदिरों में ट्राई जब करते जाते हैं। हैं तो वो उसी तरीके का बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक कहावत है ना वो कि जब राक्षस जो हैं वो राम धुन गाने लगे तो समझ लीजिए कि पूरा वातावरण ही चेंज हो चुका है। तो अब हाँ। ये जो एक वातावरण पूरे देश में है, इसमें ये कितना इसका विरोध कर पाएंगे और वो विरोध कहाँ तक जाएगा, क्योंकि वैसे तो हमने देखा है कि इन्होंने हर बार रायता फैलाने की कोशिश की है। ठीक चाहे बात। सीएए का मसला हो, चाहे 3 कृषि कानून का मसला हो, एनआरसी वाला मसला अभी लटका ही हुआ है। तो हर बार इन्होंने लोगों को सड़कों पर उतार करके बदअमनी फैलाने की कोशिश की है। पर मुझे लगता है कि अलग-अलग राज्यों से ये अगर प्रस्ताव पारित करवा करके केंद्र को भेजेंगे या वहाँ पर लागू करेंगे, क्या इनका एक प्रक्रिया होगी, क्या इनका आगे का विज़न है, वो तो अभी खुल कर के सामने आएगा। लेकिन कुछ तो सोच करके ही किया जा रहा होगा और कुछ सलाह लेकर के ही किया जा रहा होगा। ठीक। चलिए इस सेगमेंट में इतना ही। इसके पहले मैं दर्शकों को एक और बात बता दूं। मैंने 15 दिन पहले एक एपिसोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे केंद्र सरकार ने कोर्ट में भी कहा है कि वो एक समान एक विधान कानून लेके आएंगे, और लेकिन कब लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे, ये जब कोर्ट ने पूछा तो बोला कि ये हम अभी नहीं बता सकते, क्योंकि ये बताना ठीक नहीं है देश के लिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी जो बातें करते हैं बिटवीन द लाइन, 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि इस देश में फेक न्यूज बहुत बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है, फेक न्यूज पे काफी प्रमुखता से बात रखी। कल बड़ा गजब हुआ कि अमित मालवीय ने दवायर पे केस किया। अब ये पहले केस क्या है मैं वो समझा दूं। दवायर ने
एक इंस्टाग्राम पहले पोस्ट किया था जो हट गई और इंस्टाग्राम ने उसको हटाया, उसको लेकर के अमित मालवीय को अक्यूज किया और बाद में ये कहा कि अमित मालवीय के कहने पे फेसबुक ने ऐसा किया, जिसको लेकर के अमित मालवीय पहुंच गए हैं कोर्ट और दबायर हो गई है परेशान, क्योंकि फेसबुक ने जवाब में ये दिया कि अमित मालवीय को तो वो पर्सनली अमित मालवीय का कोई ये नहीं है और वो जानते नहीं है। और ये पूरी तरह से जो दवायर ने आर्टिकल लिखा है, इट इज बेस्ड ऑन अ लाई, एब्सोल्यूट लाई। इसके बाद दवायर तो जवाब नहीं दे रहा, लेकिन उससे सवाल भारत के हर एक न्यूज पोर्टल और न्यूज एजेंसी पूछ रही है। सिद्धार्थ वरदराजन अभी भी सामने आकर के बात नहीं कर रहे हैं। इस चीज को हम समझेंगे। अमित मालविया टू सू द वायर फॉर ट्रैशिंग हिज रेपुटेशन। कैसे देखते हो ओमकार सर, ये फेक न्यूज पे प्रहार जो हम बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि हो नहीं रहा है, मोदी जी कुछ कीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जो राज्यों के गृह मंत्री हैं उनको संबोधित कर रहे थे और ये 2 दिवसीय चिंतन शिविर जो है ये हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित किया गया था और वहाँ उन्होंने बड़ी एक खास तौर से इसको अंडरलाइन करते हुए ये कहा था कि ये जो हम आम तौर पर कहीं से कोई खबर फॉरवर्ड की गई हमारे पास आई, हम उसको पढ़ते हैं और पढ़ कर के बिना सोचे समझे, बिना दिमाग पर जोर दिए उसको आगे बढ़ा देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं अपने कुछ और जानकार लोगों को। तो उन्होंने कहा कि ये बेहद खतरनाक ट्रेंड है। बहुत ही गलत तरीके से हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और ये राष्ट्रीय हित से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हमने अतीत में कई अवसरों पर ऐसा देखा है, जब राष्ट्र विरोधी तत्वों ने इस जो हमारी मानसिकता है इसका फ़ायदा उठाया है। ठीक बात। और चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, अलग-अलग राज्यों में, झारखंड में भी हमने देखा है। जब ये नुपुर शर्मा प्रकरण हुआ था तो उसके बाद पूरा माहौल को जिस तरीके से गरमाया गया था और ख़ास तौर से शुक्रवार को ही तमाम तरह के लोग सड़कों पर निकल पड़ते थे नमाज के बाद और फिर तोड़-फोड़, आगजनी और तमाम तरह के हालात पैदा करते थे। ये सब ग्रुप्स बने हुए थे सोशल मीडिया पर। वहाँ पर मैसेज जो है वो दिए जाते थे, लोग निकल आते थे और तोड़-फोड़, आगजनी और दंगा-फसाद करने की कोशिश करते थे। वो तो चूँकि शासन प्रशासन की जो एक कमिटमेंट थी कि नहीं बिगड़ने देना है हालात देश का, तो उसको दबाया गया। बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ भी की गई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने गृह मंत्रियों के ही चिंतन शिविर में ये क्यों कहा? क्योंकि अलग-अलग राज्यों में जो सरकारें हैं, ख़ास तौर से जो गृह मंत्री हैं, उनके अधीन जो पुलिस और प्रशासन काम कर रहा है, मुझे लगता है कि कई बार अभी भी इस टेक्नोलॉजी के युग में और जब हम 5G भी हमारे पास अब आ गया है, बहुत सारे ठीक। शहरों में वो चल भी गया है और विशेषकर जो हमारी नई पीढ़ी है, वो इंटरनेट का, सोशल मीडिया मंचों का बहुत उपयोग कर रही है। उपयोग भी कर रही है और कई बार देखने में आता है कि दुरुपयोग भी करती है। तो प्रधानमंत्री का इशारा उसी तरफ था कि क्या हमारे राज्य, हमारा पुलिस, हमारा तंत्र, हमारे गृह मंत्री जितने जिनके हाथों में ये सारी कमान है, शांति व्यवस्था बनाए रखने की, अमन बनाए रखने की, क्या वो इतने जागरूक हैं कि हम इन स्थितियों, परिस्थितियों से या फेक न्यूज़ अगर कोई अग्रसारित करके इस तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उनसे निपटने के लिए भी क्या हम लोग तैयार हैं? तो एक पूरा एक मैकेनिज़्म तो हमें बनाना पड़ेगा ना। जब हम इस तरह के युग में आ गए हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है कि सेकंडों में चीज़ें कहीं के कहीं पहुँच जाती हैं। कोई अगर बदअमनी फैलाना चाहे, दंगा-फसाद कराना चाहे तो कुछ भी हो सकता है। बाद में आप लाठी पीटते रहिए, साँप तो अपना काम करके चला जाता है। तो वो इशारा उनकी तरफ से था। स्पेसिफिकली जिसका ज़िक्र आपने किया है, जो अमित मालवीय प्रकरण है, तो इसमें ठीक तो है। एफआईआर लॉन्च हो गई है आज हम्म, और इसमें तो अ,
जो आईपीसी की धारा है 420 यानी धोखाधड़ी, इसके हम्म। अलावा 468 यानी झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल करके साजिश रचना, 469 यानी झूठे दस्तावेजों के सहारे किसी की मानहानि करना, 471 यानी जानबूझ करके झूठे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का इस्तेमाल करना, और 500 मानहानि के अलावा 134 बी यानी आपराधिक साजिश और समान इरादे से सामूहिक अपराध, इसके तहत मामले दर्ज हो गए हैं आज। और ये आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। सीधा सा मतलब ये है कि पुलिस जो है अब इनको गिरफ्तार कर सकती है। जो दावायर के संस्थापक हैं सिद्धार्थ वरदराजन और जो सिद्धार्थ। संपादक है एम के वेणु और उप हम्म। संपादक जाह्नवी सेन, इन 3 को नामजद किया गया है एफआईआर में। तो हम्म। अब तो कार्रवाई हो सकती है। अब लेकिन तो सवाल कार्रवाई। ये है कि अगर इन्होंने बदनीयती से उनको बदनाम करने के लिए, उनकी मानहानि करने के लिए, उनकी जो विश्वसनीयता है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के प्रमुख भी हैं, उनका अपना एक ऑरा है, अपना एक रुतबा है, उनकी एक साख है। उस हम्म। साख को, उस ऑरा को, उस विश्वसनीयता को ध्वस्त करने के लिए जिस तरीके से इन्होंने प्रयास किया है, उसमें अमित मालवीय हो या कोई भी हो, उनके सामने क्या चारा बचता है कि आप ऐसे लोगों को बिहाइंड द बेसलेस बार। बेसलेस आरोपों के दस्तावेजों के बल पर आप अगर किसी को बदनाम करें, तो हम्म। ऐसे लोगों को तो कटघरे में खड़े करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचता है। कोई चारा नहीं बचता, ये बात सही है। दर्शकों को एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिखाने जा रहा हूं जो बहुत कम चैनल पे आपको दिखाई गई होगी, लेकिन मैं दिखाता हूं। 2020 में शेखर गुप्ता ने बताया कि देखो भाई, मोदी सरकार को अगर हराना है तो आपको और अपोजिशन पार्टियों को फेक न्यूज फैलाना पड़ेगा ताकि नरेंद्र मोदी को बदनाम किया जा सके। यह आपकी स्क्रीन के सामने ऑप इंडिया का वो ऑथेंटिक आर्टिकल है। और ये बात मैंने हालांकि 2020 में भी उठाई थी कि देखिए अब जो है वो एक टीम बनेगी, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि आ गया कोविड और विपक्ष के पास भी उस वक्त तक प्लान नहीं था। लेकिन विपक्ष ने शेखर गुप्ता की बात को बहुत सीरियसली लिया। आप देख सकेंगे इन दिनों की कई कांग्रेस के बड़े बड़े ब्लू टिक वाले ट्विटर हैंडल हो या फेसबुक के बड़े बड़े हैंडल हो, वो लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ हाफ ट्रूथ, आधा सत्य दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो कैसे है वो मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूं अभी कि अभी आज बीबीसी, छोटी मोटी चीज नहीं है बीबीसी, बीबीसी ने आज जबरदस्त एक फेक न्यूज फैलाया है। अब वो फेक न्यूज मैं पहले आपको दिखा दूं, वो जैसे ही मेरे स्क्रीन के सामने पहले मेरा वो पेज आ जाए। वो मैंने नया पेज बनाया है दर्शकों और उस पे 1 लाख फॉलोअर हो गए। ये मैं आपको बता देना, मैंने सोचा पहले बता दिया जाए। तो खबर ये मेरे स्क्रीन के सामने है। अब वो खबर क्या है पहले हम ये समझेंगे। बीबीसी ने, ये बहुत बड़ा बात है ओंकार सर, बीबीसी जैसा पोर्टल ये लिखता है, आप देखिए 6.7 के उसके ऊपर लाइक है, 221 शेयर है। ये कितना बड़ा फेक न्यूज है। फेक न्यूज क्या है कि Xiaomi ने भारत में अपना फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस बंद कर दिया, जबकि सत्य यह है कि भारत सरकार ने MI पे जो होता है, जैसे गूगल पे होता है, फोन पे होता है, वैसे ही MI पे है, उसको वित्तीय संगठित वित्तीय गतिविधियों में संलिप्त पाया गया था, संदिग्ध पाया गया था, उस वजह से उसको बंद करने को कहा था। तो आप क्लियर देख सकते हैं दर्शकों कि न्यूज ये है कि सरकार ने बोला है हमको डाउट है, इसके वजह से तुम भारत के लोगों को चीट करोगे, उनके अकाउंट को हैक करोगे, इसको बंद करो। और बीबीसी ने क्या दिया, इसी वजह से मैं जो कहता हूं वो डंके की चोट पे कहता हूं। तो शेखर गुप्ता के उस आर्टिकल को पहले समझिए और उसके बाद समझिए कि बीबीसी जैसा प्रमुख चैनल भी सीधे सीधे झूठ बोल रहा है। ओमकार सर कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? क्या 2024 तक सावधान रहने की आवश्यकता है बहुत ज्यादा हम लोग को? देखिए, ये तो
हर बड़े चुनाव से पहले इस तरह की हरकतें होंगी ही। आपने देखा नहीं था जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, जी। उससे पहले जो कोविड काल चल रहा था, तो हम्म। सर्वाधिक मौतें कहाँ हुई थी कोविड से? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। लेकिन महाराष्ट्र में चूंकि उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उद्धव ठाकरे की हम्म। सरकार चूंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस की सर्वे सर्वा सोनिया गांधी के समर्थन से चल रही थी, तो ठीक जो बात। आपका लुटियन मीडिया था या जो जिसको हम खान लिबरल मार्केट। मीडिया कहते हैं, अपने देश का हो या विदेश का हो, वहां हम्म। महाराष्ट्र में हो रही मौतें गायब थी। मतलब हम्म। जैसे वहां जो मौतें हो रही थी, उनकी कोई डेड बॉडी होती ही नहीं थी, वो कहीं नहीं थी। लेकिन हम्म। उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में जिस तरीके से सामूहिक अंत्येष्टि वगैरह हो रही थी, उनके हम्म। बड़े-बड़े फोटो न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर के गार्जियन तक में छपवाए गए थे। पहले पेज पे 7 कॉलम हम्म। में छपवाए गए थे। तो वो हम्म। सीधे-सीधे ये था कि उत्तर प्रदेश को बदनाम किया जाए, योगी आदित्यनाथ को और मोदी को बदनाम किया जाए हम्म। और एक माहौल जो है क्रिएट किया जाए कि जैसे उत्तर प्रदेश में स्थितियाँ परिस्थितियाँ इनके काबू से बाहर हो गई हैं। वस्तु स्थिति अलग थी। पूरे देश में अगर कहीं कोई मुख्यमंत्री अस्पतालों का दौरा कर रहा था, जिलों-जिलों में जा रहा था, कोविड को नियंत्रित करने के तमाम तरह के उपाय कर रहा था, तो वो योगी आदित्यनाथ था। महाराष्ट्र हम्म। में तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने घर से नहीं निकले, कहीं ठीक नहीं बात। गए। हम्म। तो ये प्रोपेगेंडा चलेंगे। जहाँ तक शेखर गुप्ता का प्रश्न है या बीबीसी का प्रश्न है, तो हम्म। ये तो इनकी तो कोई विश्वसनीयता बची नहीं है। ना शेखर गुप्ता पर आम भारतीय जो है वो यकीन करते हैं। इनके पोर्टल को, इनके लेखों को कितने लोग पढ़ते हैं, इनके चैनल को कितने लोग देखते हैं। हाँ, हम्म। इनके फ्रस्ट्रेशन है, ये निकलेंगे, निकलने भी चाहिए, वरना ये एक्सपोज कैसे होंगे? लोगों को ठीक। पता कैसे लगेगा कि इनके दिलो-दिमाग में क्या घुसा हुआ है और ये किसके लिए काम कर रहे हैं? हम्म। एक अभी हाल में एक वीडियो वायरल हुआ था, जी। जिसमें प्रणय रॉय थे, शेखर गुप्ता थे, उनके 2 और थे हम्म। और हम्म। वो लोग जो हैं, वो राहुल गांधी पर बोल रहे हैं कि हाँ। साहब राहुल गांधी में कितनी संभावनाएँ हैं, कितनी काबिलियत दिखाई दे रही है। मतलब जब राहुल गांधी आए थे और पहले-पहले चुनाव में वो रैलियाँ हाँ। कर रहे थे, उस पर ये लोग चर्चा कर रहे हैं। जी। जी। तो वो जो लोग मतलब इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हों, आप उन पर क्या रिलाय करेंगे और पब्लिक क्या रिलाय करेगी? बीबीसी, एक ज़माना था जब बीबीसी बड़ा नाम हुआ करता था, उस पर लोग आँख मूंद करके भरोसा करते थे। हम्म। आजकल तो बीबीसी भी प्रोपेगेंडा पोर्टल बन कर के रह गई है, वेबसाइट बन के रह गई है। उस निसंदेह। पर भी अब लोग भरोसा नहीं करते हैं। सबको पता है कि वहाँ किस तरह के लोग बैठे हुए हैं, उनका एक्चुअल में मकसद क्या है, मंसूबा क्या है। भारत विरोधी जितनी भी धाराएँ हैं, खबरें हैं, जो भी बेसलेस चीज़ हो सकती है, राई का पहाड़ बना कर के पेश किया जा सकता है। ये हमने कश्मीर के समय भी देख लिया, जब कश्मीर में जी। 370 हटाया गया था, तो वहाँ से किस तरह की रिपोर्ट आ रही थी बीबीसी के पोर्टल पर, बिल्कुल किस-किस तरह के बहुत डेंजरस। प्रोपेगेंडा किए जा रहे थे। तो ये हम्म। कई मौकों पर हमने देखा है। ये किसान आंदोलन के नाम पर जो 13 महीने तक दिल्ली में प्रोपेगेंडा चला, इसमें हम्म। भी हमने देखा है कि बीबीसी की भूमिका क्या थी। तो इनकी हम्म। विश्वसनीयता कुछ बची नहीं है। हम्म। अच्छा दर्शकों, सर ने किसान आंदोलन का नाम लिया तो मैं बताऊं कि पिछले 15 दिन से संगरूर में जबरदस्त किसान आंदोलन चल रहा है पंजाब में। लेकिन देश भर के बड़े बड़े मीडिया हाउस और अखबारों में ये छप रहा है कि कमाल का काम किसानों के लिए जो है वो कर दिया है पंजाब के मुख्यमंत्री जो है वो भगवंत मान। तो ये भी एक मीडिया का पहलू है, शायद उसी वजह से नरेंद्र मोदी ये कहने वाले थे। क्या आपको ये लगता है कि आने वाले समय में, जैसे एक पीएफआई के पहले उन्होंने कहा था कि अतिवादी कुछ ज्यादा कर रहे हैं और उसके लगभग 1.5 महीने बाद पीएफआई पे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, क्या आपको यह लग रहा है कि आने वाले समय में एक सर्जिकल स्ट्राइक मीडिया के इन सो कॉल्ड प्रोपोगेंडावादी खान मार्केट गैंग पे भी होने की संभावना है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई कार्रवाई कम से कम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार करेगी। हम्म। क्योंकि जितना मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानता हूँ, उनके हम्म।
जो डेमोक्रेटिक विचारों को जिस तरीके से वो तरजीह देते हैं, और यहाँ तक के आंदोलनों को भी, और विशेषकर जो किसान आंदोलन था, वो चाहते तो शुरू में ही किसका इंतजार कर रहे थे, शुरू में ही इनको खदेड़ देते यहाँ से। स्क्वैश कर कितना समय लगता, 1 दिन लगता, 2 दिन लगता, 2 दिन में 1 दिन का भी काम नहीं था, आप फोर्स लगा करके यहाँ से भगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी, जो लीडरशिप इमरजेंसी का विरोध करते रहे, जो लोकतंत्र को कुचलने की प्रवृत्तियों का विरोध करते रहे, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को अपमानित करके उतारने का विरोध करते रहे, जो चुनी हुई सरकारों को क्रूरता के साथ बर्खास्त करने का विरोध करते रहे, वो लीडरशिप और वो भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि उस पर ये आरोप लगाया जाए कि साहब उन्होंने चौथे स्तंभ को कुचलने का प्रयास किया है या उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया है। इसका तो तरीका यही होता है जो चल रहा है। भाई, एनडीटीवी के प्रणय रॉय के खिलाफ कार्रवाई हुई है ना, हो रही है ना। जो भी उनके अनैतिक लेन-देन थे या जो देनदारियां थी जो वो नहीं दे रहे थे, उस पर कार्रवाई हुई है। इसी तरीके से अलग-अलग जो मीडिया हाउसेज हैं इस तरह के, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं आर्थिक लेन-देन में, दूसरे मामलों में, उस पर कार्रवाई होंगी। अभी अगर द वायर ने अमित मालवीय के खिलाफ मतलब मिसलीड करते हुए गलत मंतव्य से अगर कुछ खबरें चलाई हैं, तो उस पर अब कार्रवाई होगी और ठीक तरीके से होगी। तो इनका इलाज यही है। बाकी जैसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की आप जिक्र कर रहे हैं, वो एक अलग मसला है। वो हालांकि वो भी देश विरोधी कार्रवाई कर रहे हैं, ये भी समाज विरोधी और देश विरोधी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जब मीडिया का प्रश्न आता है, चौथे स्तंभ का मसला आता है, तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी मतलब उस प्रोपेगेंडा में आ जाते हैं कि भाई मोदी सरकार जो है मीडिया पे कार्रवाई कर रही है। तो इनकी अपनी विश्वसनीयता अपने आप शून्यता की तरफ जाएगी। मोदी सरकार को ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। और जब से प्रधानमंत्री के तौर पर वो देश की कमान संभाले हुए हैं, तब से अभिषेक जी क्या-क्या नहीं हुआ है उनके खिलाफ, किस-किस तरह के प्रोपेगेंडा नहीं हुए हैं। कोई फर्क पड़ रहा है क्या? से ही चल रहा है। नहीं, वो तो तो कोई 2002 से ही चल रहा है। तो उनकी सेहत पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं है। पब्लिक जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी करने की क्षमता रखती है, उतनी तो उसमें समझ है। चलिए, तो ये हमारे साथ ओमकार सर थे और जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट पे बात की है। हमारी क्लोज वॉच अभी हिमाचल पे है, हिमाचल पे हम शो करेंगे। मैं खुद जयपुर डायलॉग्स के समिट के बाद वहाँ तो ओमकार सर से भी मेरी मुलाकात होगी। वहाँ से जाने के बाद मैं सर्वे करने, एग्जिट पोल का सर्वे करने डायरेक्टली हिमाचल ही निकलूंगा और वहां से आपके लिए रिपोर्ट्स लूंगा, जो मोस्ट प्रॉब्ली आपको ओशियन नेटवर्क, जयपुर डायलॉग्स और द अभिषेक तिवारी शो तीनों चैनल पे आपको दिखेगी। सर, शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, बुलाने के लिए, याद करने के लिए, और सभी दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।